जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिए थे, आर्टिकल 74 की परिभाषा पढ़ लिए थे और आर्टिकल 75 की परिभाषा पढ़ लिए थे। उसी से जुड़ा ये मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एजी अटॉर्नी जनरल के बारे में, जिसको भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। क्या उसकी विशेषता है, कैसे उसकी नियुक्ति होती है महान्यायवादी की, इस तरह से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और पॉलिटी की जो ये क्लास है, ये क्लास नंबर आपकी 28 है ना। नेटवर्क की वजह से जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपकी क्लासेज जो है रुके ना। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में समझिए। देखिए, मंत्रिपरिषद जो है वो एक सामूहिक रूपरेखा है सरकार की, कह सकते हैं। उसमें कई पदाधिकारी होते हैं, उसी का एक छोटा सा निकाय होता है मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होते हैं, मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होते हैं, आइए दोनों एक ही चार्ट में हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद सबसे पहले आप ये जानिए कि मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें सदस्यों का चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। किसको क्या क्या विभाग देना है, कैसे क्या करना है, सारा सब कुछ जो। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो होता है वो पीएम ही होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम का अध्यक्ष जो है कौन होता है? पीएम होता है। ठीक। अब देखिए मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में सबसे पहले पीएम होते हैं, पीएम होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये झूठे ठहरते हैं, और एक सचिव। ये सचिव साहब जो होते हैं ये आईएएस होते हैं। ये नेता लोग जो हैं वो कोई अनवैलिड वाला काम ना करने पाए, इसलिए इनको लाया जाता है। मंत्रिमंडल में कौन लोग होते हैं? ये इसी का छोटा निकाय है, सरकार का बड़ा निकाय है, और ये मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा सा निकाय है। मंत्रिमंडल, 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 मंत्रिमंडल की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें प्रधानमंत्री मतलब पीएम साहब होते हैं, और कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक। देखिए, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे है। देखिए, एक बार आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पर हो गया आपका, ये हो गए पीएम। पीएम को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये पीएम को सलाह देते हैं। कौन लोग? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री। ये क्या करते हैं? ये पीएम साहब को सलाह देते हैं। और कैबिनेट मंत्री अपनी सलाह के लिए किसको रखते हैं? ये भाई साहब किसको रखते हैं? ये राज्य मंत्री को रखते हैं। राज्य मंत्री का काम होता है ये कैबिनेट मंत्री को सारी सुविधा उपलब्ध कराएं, कहाँ क्या होना है, क्या होना है, सारा प्रतिवेदन लाके उनको सौंपे और क्षेत्र के बारे में बताएं कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या नहीं गड़बड़ी हो रही है। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं। इनकी सहायता करने के लिए उप मंत्री होते हैं। ये गिलास में पानी वानी देते हैं भाई लोग, इन लोगों को कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। इनके ऊपर वाले जो होते हैं ये सचिव होते हैं। सचिव जो आईएएस होते हैं, टॉप क्लास के जो आईएएस होते हैं, ये सब सचिव होते हैं। इनका काम होता है ये लोग को देखना कि कहीं किसी प्रकार से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज, कैबिनेट मंत्री क्या है? ये आपका मंत्रिपरिषद हो गया। ये पूरा हो गया मंत्री परिषद का चार्ट, मंत्रिपरिषद का चार्ट।
उसके बाद जो है इधर है मंत्रिमंडल का चार्ट। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की अगर हम लोग बात करते हैं, मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होते हैं भैया? पीएम होते हैं, पीएम, और पीएम को सलाह देने के लिए कैबिनेट मंत्रालय होता है, कैबिनेट मंत्री, ठीक, कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये जो मंत्रालय सौंपा जाता है या बनाया जाता है, ये कितना होता है? कुल सदस्यों का 15%, चाहे वो मोदी जी अपने पास ही रख ले और चाहे उसका बंटवारा कर दें। तो लोकसभा के कुल सदस्यों का क्या होता है, ये किया जाता है। तो कुल सदस्यों का कै परसेंट? 15%। कुल सदस्यों का 15% मंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, ठीक, मंत्री होते हैं। अब देखिए, कैबिनेट मंत्री और पीएम का एक जो ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। इसी मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति कोई निर्णय लेना होता है, यही लेता है। मंत्रिपरिषद इसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति। क्यों? क्योंकि लोकसभा के आधार पर ही पीएम बनता है, मतलब प्रधानमंत्री भारत में बनाया जाता है। तो यह मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होते हैं? अब आप समझिए, पीएम के बारे में मतलब कैबिनेट, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की बात कैबिनेट मंत्री, जिनके पास बड़े बड़े विभाग होते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे राज्यों के जो मंत्री बनाए जाते हैं उनको राज्य मंत्री कहा जाता है। इस स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कौन होते हैं? देखिएगा, जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थिति रहती है तो जो राज्य मंत्री होता है वो आके क्या बन जाता है? कैबिनेट मंत्री हो जाता है। उतने दिन के लिए, वो कुछ दिन के लिए, जब तक ये नहीं आए हैं तब तक वो भाई साहब क्या हो जाते हैं? तब तक वो हो जाते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री होता है इसी में से निकल के ये बनता है, लेकिन ये जो है इससे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ होता है। ये किसके बराबर का हो जाता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है। जब वो कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं तो ये राज्य मंत्री फिर अपने राज्य मंत्री के पद पर चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद देखिए, जैसे आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री समझिएगा, एक कैबिनेट मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और एक राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। मतलब कि इनकी अनुपस्थिति पर, इनकी अनुपस्थिति पर राज्य मंत्री, राज्य मंत्री आ जाते हैं। जब ये नहीं होते हैं तो राज्य मंत्री आ जाते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री बनकर के आ जाते हैं। उस टाइम उनको पूर्ण रूप से कैबिनेट मंत्री नहीं कहा जाता है, बल्कि उनको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी जो है ये कैबिनेट मंत्री है, अगर इसके पत्ता नहीं हिलने वाला है, ये कैबिनेट मंत्री है। आप हो गए पति परमेश्वर साहब, आप राज्य मंत्री हैं, मतलब आप डाउन वाले हैं। ये हाई प्रोफाइल वाली, आप डाउन वाले हैं। अब एक कैबिनेट मंत्री मतलब पत्नी जो है कहाँ चल जाती है? नैहर चल जाती है, पूरा घर खाली हो जाता है। उस टाइम आप क्या बन जाते हो? एकदम स्वतंत्र रहते हो, चाहे हियाँ टालो, चाहे हुआ, चाहे 9 बजे सो उठो, 5 बजे, कोई मतलब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो राज्य मंत्री मतलब आप पत्नी के ना रहने पे आप क्या बन जाते हो?
आप स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बन जाते हो। और जैसे वो नैहर से वापस आती है फिर सिकुड़ बटुर के छुआरा हो जाते हो। यस मैम जी, आप शांत हो जाते हो। बस इतना ही आप जानिएगा कि कैबिनेट मंत्री के ना रहने पर जो राज्य मंत्री होते हैं वो उनके पद पर अनुपस्थित होने पर वो राज्य मंत्री चले जाते हैं। उस टाइम उनको क्या कहा जाता है? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। बस यहाँ इतने केवल मतलब है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के से संबंधित जो चीजें थी वो सब आपको हमने बता दिया। अब इनकी नियुक्ति वगैरह कौन करता है? तो देखिए, इनका चयन जो करेगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। इन सभी लोगों का चयन पीएम द्वारा, पीएम के द्वारा होता है। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति मतलब शपथ इनको कौन दिलाएगा? तो इनको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। इनके जो लाभ का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। किसको कितना वेतन मिलना है कि नहीं मिलना है, इन लोगों को पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब का निर्धारण कौन करता है भैया? तो वो संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 76, आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी किसके बारे में पढ़ते हैं? महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं। महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। एजी मतलब अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल मतलब वही है कि नाव बड़ा दर्शन छोट वाली कहानी हो जाती है ना। कि जैसे मान लीजिए घर में आपकी छोटी साली है, अगर वो आई है तो आपकी पत्नी आपको क्या कह के बुलाएंगी? ए जी, सुनिए जी। और जैसे वो चल जाएगी तब तक है या बस उतने जानिए। वही काम इनका भी है, एजी साहब का। महान्यायवादी की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में वो किस आधार पे है? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। महान्यायवादी का जो उल्लेख मिलता है वो एक संवैधानिक पद है। इनका उल्लेख कहाँ मिल रहा है? आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में ये कहा गया है कि भारत के लिए एक क्या होंगे? महान्यायवादी होंगे। भारत के लिए एक महान्यायवादी होंगे। महान्यायवादी, भारत के लिए एक महान्यायवादी मतलब एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब एक एजी होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, इनकी सलाह देने के लिए, इनका सहयोग करने के लिए, जैसे भाई बड़ा बड़ा काम है वो इसको देखेंगे, ई भाई साहब देख लेंगे, और जो छोटका छोटका काम है वो कौन देखेंगे? तो इनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। इनकी सहायता के लिए क्या होते हैं? एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल, ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद नहीं है, ये संवैधानिक पद नहीं है। ठीक, एक सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए, ये भी समझिएगा, सहायता इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। एडिशनल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। यह भी संवैधानिक पद नहीं, मतलब इनका भी कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, बस इनकी नियुक्ति की जाती है। ये जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ये भी संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद नहीं है, ये भी संवैधानिक पद नहीं है। तो कहने का मतलब है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ये किसको सलाह मशवरा देते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल को। और ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये किसको सलाह देते हैं? ये महान्यायवादी को देते हैं। और भारत के लिए एक महान्यायवादी होंगे, इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? आर्टिकल 76। अब क्वेश्चन यहां से एक बनता है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी
वादी। MC सीतलवाड़ साहब थे, MC सीतलवाड़ जी थे, सीतलवाड़, MC सीतलवाड़ थे, MC सीतलवाड़ साहब थे, ये पहले थे। और अगर बात करें 15वें कौन थे, 15वें थे के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल थे। 16वें की अगर बात करें आर रमण साहब, आर रमण, मतलब ये 16वें जो 2023, मतलब वर्तमान जो चल रहा है ना। कोई वीडियो अगर बाद में देखेगा तो अलग हो जाएगा, ठीक। आर रमण नहीं, आर वेंकट रमण होंगे भाई, आर वेंकट रमण, वेंकट रमण क्या, वेंकट रमणी, आर वेंकट रमण, आर वेंकट रमणी साहब होंगे, आर वेंकट रमणी, जो आज वर्तमान में है, ठीक। अब देखिए इनकी नियुक्ति वगैरह कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक। कार्यकाल की अगर बात है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इनका काम यहां से खत्म कर देंगे। अब हम लोग इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। पहले भैया कौन थे, MC सीतलवाड़ थे। 15वें कौन थे, के वेणुगोपाल जी थे। और वर्तमान में जो 16वें हैं आर वेंकट रमणी साहब हैं। अब नियुक्ति इनकी कौन लोग करते हैं, राष्ट्रपति, और इनका कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लोग काम करते हैं। महान्यायवादी की अगर हम लोग बात करें तो और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब हम लोग आगे चलते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक। आप देखिए AG के बारे में, मतलब महान्यायवादी, महान्यायवादी AG साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको वेतन नहीं मिलता है, योग्यता इनकी क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील, 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज, दोनों में से दोनों एक होना चाहिए। 10 वर्ष तक या की स्थिति बनती है, ठीक। या तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भैया 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में या तो आप वकील रहें या फिर 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में आप जज रहें, तो आप बन सकते हो। तो इसका मतलब महान्यायवादी बनने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। नियुक्ति हमने आपको बताया राष्ट्रपति, कार्यकाल, कोई कार्यकाल इनका निर्धारण नहीं होता, राष्ट्रपति जब चाहें तब इनको हटा देते हैं, है ना। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही भाई साहब रहते हैं। इनका वेतन क्या होता है, वेतन इनको नहीं मिलता है, इनको वेतन नहीं मिलता है, लेकिन भत्ता इनको मिलता है, लेकिन भत्ता इनको मिलता है। वेतन तो इनको नहीं मिलता है लेकिन इनको भत्ता मिलता है। वेतन इनको क्यों नहीं मिलता है, पहली चीज तो ये जान लीजिए। वेतन इसलिए इनको नहीं मिलता है क्योंकि जो है ये सरकार का भी मुकदमा लड़ सकते हैं, किसी प्राइवेट का भी मुकदमा लड़ सकते हैं। सरकार का पक्ष वाला है उसको भी लड़ सकते हैं और किसी आम आदमी का भी लड़ सकते हैं। हाँ, वही एक ही मुकदमा वो सरकार का और आम आदमी का दोनों का नहीं लड़ सकते हैं। तो आप बताइए, जब ये आम आदमी का मुकदमा लड़ेंगे तो उससे भी फीस लेंगे, सरकार का मुकदमा लड़ेंगे तो उससे भी फीस लेंगे। तो कोई भी व्यक्ति भारत में एक पद के लिए डबल लाभ नहीं मिलता है। तो यही कारण है कि इनको वेतन नहीं मिलता है, लेकिन इनको क्या किया जाता है, इनको भत्ता दिया जाता है।
अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? जो महान्यायवादी साहब हैं, तो इनकी योग्यता हो गई, इनकी नियुक्ति हो गई, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ और नियुक्ति का मतलब वही हो गया। और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये अपना जो है त्यागपत्र, जो इनको शपथ दिलाएगा उसी को ये देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति साहब को। तो राष्ट्रपति साहब को ये अपना क्या देते हैं? त्यागपत्र देते हैं। कार्यकाल, वेतन, भत्ता, लाभ इनका। अब इनका कार्य हम लोग देख लेते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो ये जान लीजिए, ये भारत सरकार के क्या होते हैं? वकील होते हैं। ये भारत सरकार के वकील होते हैं। इनको भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। ये भारत सरकार के वकील होते हैं, वकील होते हैं। इन्हें भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। इन्हें भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। अगली विशेषता क्या है? वकीलों के वकील होते हैं। 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 किसी भी न्यायालय में, किसी भी, कोई छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार इनको नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार क्यों नहीं है? जैसे मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में गए और इनकी इच्छा हुई कि चलो आज देख लेते हैं यूपी हाई कोर्ट या जो भी हाई कोर्ट है, कि आज देखते हैं मामला वहां पर क्या हो रहा है। पता चला जैसे पहुंचे तब तक कोई जज साहब किसी मामले को लेकर के सुनवाई कर रहे थे। की गई, ये भी सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते चलो चलो तुम जो है जेल में जाओ और तुम्हारा काम बरी हो जाता है। ये इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जज साहब जो 20-2500, 150, 200 पेज का जो इनका पूरा मुकदमा अब तक देखे हैं, शुरू से लेकर अब तक क्या क्या मामला है, और आप 2 मिनट में पहुंचे इसे निर्णय, तो इसलिए निर्णय नहीं दे सकते हैं, ये केवल सुनवाई कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? आर्टिकल 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन बजट पर मतदान का अधिकार नहीं है। बजट पर मतदान का अधिकार नहीं है, मतलब संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन बजट पर मतदान का अधिकार नहीं है। मतलब क्या? जैसे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अब वहां पर ये भाग ले सकते हैं, अगर जैसे ही किसी बजट पर मतदान शुरू हुआ तुरंत इनको बाहर कर दिया जाता है, जाओ जाओ पान वान खा के आओ, चाय वाय। अभी जाते हैं चाय वाय पीने, पान वान खा के आराम से आते हैं। जब उसमें होता है भैया किसके पक्ष में मामला गया, लाओ लाओ माल्यार्पण करें, तब तक राष्ट्रपति फोन आ गया, महाराज इधर आओ, कहाँ हो? अरे कहीं साहब माला पहना, अरे भगवान से दौड़ के आओ, ये भागते 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 राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने सारे कार्यों को महान्यायवादी करते हैं, अलग से इनको कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं होती है। और अब ये जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे वैसे ही भाई साहब करेंगे, अलग तरीके से इनका कोई सिस्टम यहाँ से नहीं होता है, ये वहां पर फिर चले जाते हैं। अब क्या हुआ? जैसे लाभ का पद कोई नहीं धारण करते हैं। क्यों लाभ का पद नहीं धारण करते हैं? क्योंकि ये किसी का भी मुकदमा लड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि महान्यायवादी सरकार के अलावा
सरकार के अलावा आम आदमी का भी आम आदमी का भी आम आदमी का भी मुकदमा लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। आम आदमी का भी मुकदमा लड़ सकते हैं। तो जब दोनों लोगों का लड़ते हैं तो दोनों लोगों से फीस लेंगे। यही कारण है, यही कारण है कि इन्हें सरकार के द्वारा वेतन नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि भैया इनको सरकार के द्वारा कोई वेतन नहीं दिया जाता है। अब ये अगला क्या है, आर्टिकल 77। 78 में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का ये निर्वहन करेंगे। जैसे वो कहेंगे तो वो डायरेक्ट तो कहेंगे नहीं, वो राष्ट्रपति से कहेंगे, राष्ट्रपति इनसे कहेंगे। इसमें महान्यायवादी राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर ये रहते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ही भाई साहब आराम से रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के जो महान्यायवादी हैं वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी हो गए। भारत के किसी भी न्यायालय में ये आराम से सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी केस पर इनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। दूसरा चीज, संसद के सदस्य भी नहीं होते हैं। तो भैया जब संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं फिर भी भाग लेते हैं, फिर भी शामिल होते हैं। यहां बताया गया है क्या, आर्टिकल 88 में, मतलब अनुच्छेद 88 में ये कहा गया है कि जो एजी हैं, महान्यायवादी साहब हैं, वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन बजट पर मतदान नहीं कर मतलब बजट पर मतदान का अधिकार इनको नहीं दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं इनको वकीलों का वकील कहा जाता है। भारत के प्रथम विधिवेत्ता होते हैं, भारत के सरकार का ये मुकदमा लड़ते हैं। सरकार का मुकदमा का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका सरकार के साथ कोई मामला हो गया। जैसे मान लीजिए आप किसी सरकारी विभाग में थे तो सरकार ने आपको निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया और आप जो है सरकार के साथ मुकदमा लड़ रहे हैं। तो सरकार किसको वकील करेगी, तो सरकार जो है वो महान्यायवादी, अरे मतलब बड़े बड़े काम के लिए, छोटवर्गी के लिए नहीं, उसके लिए सरकारी वकील वो सब चल जाते हैं। तो नॉर्मल जो केसेज होती हैं वो लोग अपना छोटे वाले देख लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी केस के लिए इनको लाया जाता है। मतलब ये एक लाइन में इनको कहा जाए कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, तो राष्ट्रपति अपने लिए एक एजी की नियुक्ति कर लेते हैं कि आप जो है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की जरूरत है कि फलाने हाई कोर्ट में जाओ, देखो वहां क्या मामला चल रहा है, तो भैया ये किसको भेजेंगे, तो इसके लिए इनके पास एक आदमी होना चाहिए। या फिर भारत सरकार का कोई मामला आ गया, अब उसको केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो इनको मजबूरन लड़ना पड़ेगा। जब ये आम आदमी का केस लड़ते हैं, आम आदमी का, उससे भी ये वेतन लेते हैं, मतलब फीस लेते हैं, वेतन नहीं लेते हैं, ये फीस लेते हैं। अगर राष्ट्रपति इनको कहीं भेज रहे हैं तो भैया इनको क्या करते हैं, भत्ता इनको दिया जाता है, लेकिन इनको वेतन नहीं दिया जाता है। भत्ता जैसे मान लीजिए इनको कहीं भेजना है या कुछ करना है, तब इनको क्या किया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से महान्यायवादी से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं महान्यायवादी। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, भाग 5। देखिए भाग 5 की अगर हम लोग बात करें, भाग 5 में किस चीज की बात की गई है, संघ की कार्यपालिका की बात की गई है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका कितने से कितने तक, 52 से 100
151 तक, 52 से लेके 151 तक। अब 52 से लेके 151 तक इसमें हम लोगों ने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेके 62 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तक के राष्ट्रपति हैं कि कौन सा आर्टिकल है, इनकी शक्तियां क्या है, कैसे कैसे क्या है, ये सब संसद से जुड़ी जो चीजें राष्ट्रपति से, वो हम लोग अभी नहीं पढ़े, वो जो पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहां क्लियर कर जाएगा। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा? उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो 63 से 70 तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने 71 पढ़ा, 72 पढ़ा और 73 पढ़ा, इसको भी अच्छे से। अब तक के राष्ट्रपति कौन है, अब तक के उपराष्ट्रपति कौन है, किनकी क्या क्या विशेषताएं, इससे पहले वाली क्लास में अच्छे से पढ़ लिए हम लोग। अब उसके बाद हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और इनका मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद भी हम लोगों ने वहां पर पढ़ लिया। 74 एंड 75, 74 और 75 से जुड़ी। लेकिन अभी जो संसद से जुड़ी मंत्री और मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, अभी हम लोग इसको नहीं पढ़े। जब लोकसभा पढ़ेंगे तो लोकसभा का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो राज्यसभा का सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे, संसद। तो प्रधानमंत्री ये भी हम लोगों का हो गया, ठीक। अब उसके बाद अगला है, हाँ ये एक चीज शायद छूटा है, अब तक के प्रधानमंत्रियों का क्रम। तो अगली वाली वीडियो में हम लोग उसमें देख लेंगे अब तक के प्रधानमंत्रियों का क्रम, किसकी किसकी क्या विशेषता रही है, फिर उसके आगे चलेंगे। तो प्रधानमंत्री के बाद हम लोग अगला क्या पढ़ लिए? महान्यायवादी। महान्यायवादी 76 से 78 तक, 73 से 78 तक महान्यायवादी, मतलब एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे है, क्या है, ये सारा सब कुछ। अब हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे, इसके बाद यहां पर एक पॉइंट छूटा है, अब तक के प्रधानमंत्रियों का क्रम। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो किसी राज्य के पीएम थे, या कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे राज्यसभा के सदन थे, कौन से ऐसे थे जिनको कम समय के लिए लाया गया था, अधिक समय के लिए लाया गया था, ये सब क्या था, कैसे था, ये अगले वाले में हम लोग पढ़ लेंगे। और जैसे ही ये आपका समाप्त होगा, उसी के बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पार्लियामेंट, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय संसद। मतलब ये तो 2 मिनट का काम रहेगा, एक चार्ट बना देंगे और उसी में फटाफट आपको दिखा देंगे, थोड़ी जो उनकी विशेषता है उसको बता देंगे। अगला हम लोगों का इसमें रहेगा भारतीय संसद। भारतीय संसद 79 से लेके 123 तक भारतीय संसद। और भारतीय संसद के बाद हम लोग पढ़ लेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147 तक। और अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक। 151 तक आप देख रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला टॉपिक अब तक के प्रधानमंत्रियों का क्रम पढ़ेंगे और भारतीय संसद। भारतीय संसद का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये आपकी पुरानी संसद भवन है, फिर नई संसद भवन क्या था, नई संसद भवन ये आपका ये जो है सेंट्रल हॉल है, इधर आपका मान लीजिए राज्यसभा है, इधर आपका लोकसभा है, ये आपकी तो पुरानी संसद भवन, तो पुरानी संसद भवन। उसके बाद नई संसद भवन, दोनों में अंतर क्या है, कहाँ बनाया गया है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। संयुक्त अधिवेशन सेंट्रल हॉल में होता है, वहाँ संयुक्त अधिवेशन बनाया गया नहीं बनाया गया है। लोकसभा है, राज्यसभा है ना, कौन लाल कलर में दरी बिछाई गई है, कौन हरे कलर में बिछाई गई है, किसमें कितने सदस्य होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है, ये लोग हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले अब तक के प्रधानमंत्रियों को पढ़ेंगे, उसके बाद भारतीय संसद। भारतीय संसद प्रयास रहेगा लगभग 2 से 3 टॉपिक में यह समाप्त हो। इसे 2 टॉपिक में प्रयास करेंगे कि भारतीय संसद आपका समाप्त कर दें, और एक टॉपिक में आपका सर्वोच्च न्यायालय बहुत अच्छे से समाप्त हो जाएगा। एक टॉपिक में सर्वोच्च न्यायालय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक शायद दोनों हम निपटा देंगे। यह प्रयास रहेगा कि एक ही बताएं, इसमें जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा हम लोग यहाँ देख लेंगे। कहने का मतलब यह है कि 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, मतलब 5 क्लास में पूरा आपका ये समाप्त हो जाएगा, है ना। जिसमें आज आपकी 1 क्लास हो ही गई है, तो 4 क्लास आपको और पढ़ना रहेगा, तो पूरा यहाँ तक आपका पूरा ये टॉपिक अच्छे से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको नए क्लास अब मिलते रहेंगे। बाकी और आपके जो सुझाव होंगे आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।